द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर नसरुल्लाह मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब ने एमएससी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में और उसके बाद आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और फिर पॉलिटिकल साइंस में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। अभी अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं। वेलकम टू द शो मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत काम किया है वाटर इश्यूज पे जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि अयूब खान ने जो एग्रीमेंट किया इंडस वाटर्स ट्रीटी पे वो एक सेल आउट था और उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स का सौदा कर दिया। हाउ फेयर इज दैट असेसमेंट? इज इट फेयर और अनफेयर इन योर व्यू? बात यह है कि अगर हम ये देखें कि क्या एग्जिस्ट करता है अंडर इंटरनेशनल लॉ और वर्ल्ड ओवर जो वाटर रिसोर्सेज की शेयरिंग है उस पे क्या प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उससे अलग अलग है, क्योंकि ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड में जिसमें कि आप रिवर्स की पार्टीशन कर दें, यानी टोटल रिवर्स डाइवर्ट कर लें। रिवर की शेयरिंग जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन वो करता है, और वो टू द बेनिफिट्स टू बोथ, जिसमें लोअर रिपेरियन भी उसमें कंट्रीब्यूट करे और अपर रिपेरियन भी उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखे। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन फ्रेंडली स्टेट्स हों। जहाँ पे एनमिटी होती है वहाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू था जो जिसकी रूट्स जो हैं वो पार्टीशन के साथ भी हैं, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट के साथ भी हैं। वहीं पे डेफिनेटली उन रूट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए इंडिया ने जब वाटर स्टॉप किया हमारे मध्यपुर और फिरोजपुर हेडवर्क से, जो कि अंडर द पार्टीशन इंडिया को मिल गए, क्योंकि हेडवर्क्स वहाँ पे तो जो कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑन द रिवर था, और उसमें से जो कैनाल जो है वो ओरिजिनेट करती थी वो पाकिस्तानी एरिया को सराब करती थी। और ये तो मिर्ज़ा साहब अप्रैल 48 की बात है, एम आई ये राइट? ये 1 अप्रैल 48 की बात है। जी। और जब ये किया गया तो इमीडिएटली पाकिस्तान हैज़ रियलाइज्ड इट्स इनसिक्योरिटी, टोटल इनसिक्योरिटी, और इमीडिएटली ह्यू एंड क्राई थी उस वक्त। वो ये था कि जी पंजाब के जो चीफ इंजीनियर्स हैं वो उन्होंने आपस में मीटिंग की, और मीटिंग के बाद कुछ हद तक सेटलमेंट हुई कि अच्छा हम जो है, ये 15 डेज तक बंद रहा था सिर्फ पानी, उसके बाद पानी जो है वो खोल भी दिया गया। लेकिन जो बेल्स ऑफ इनसिक्योरिटी थी, दैट बेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उसकी रीज़न ये थी कि ये चूँकि सारे के सारे हेडवर्क्स उस साइड पे है और यहाँ सप्लाई और हमारी जो क्रॉप्स थी ये भी ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान के लिए। और पंजाब, तो पंजाब के वो एरियाज़ जो हैं जहाँ पे पानी की वो ना सप्लाई हुई वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो ये इनिशियल मीटिंग में दोनों तरफ जो है वो इंजीनियर्स ने फर्स्ट उसमें कहा कि ठीक है हम इसको कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू रॉयल्टी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो पाकिस्तान को पे करने होंगे। लिहाजा इसकी सर्विसेज जो हैं सप्लाई ऑफ वाटर की, दैट पाकिस्तान हैज़ टू पे द मेंटेनेंस ऑफ कैनाल एंड ऑल दैट हेडवर्क्स जो कि इंडिया में है। तो पाकिस्तान इस पे इनिशियली एग्री हो गया। तो ये एग्री होना इसलिए था कि ये टोटली इनसिक्योरिटी थी, इमीडिएटली पानी चाहिए था, बिकॉज दैट वाज लाइफ लाइफ का इशू था इमीडिएटली। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया। वो जो एक्सेप्टेंस थी वो एक बाद में ट्रीटी की फॉर्म में आई, जो कि इंटरिम ट्रीटी थी। ये भी 1949 में की गई, और उसमें यह था कि हम इसको रीलुक करेंगे। लेकिन इंडिया ने कनिंगली वो ट्रीटी जो है वो यूनाइटेड नेशन में ले गया, और उसको जो है वो इंटरनेशनली उसने वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। इस तरह इंडिया ने अपने प्रॉपर्टी राइट ऑन द ईस्टर्न रिवर वो इस्टेब्लिश कर दी, कि चूंकि ये सारे रिवर्स जो है वो हमारे एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, लिहाजा प्रॉपर्टी राइट हमारा है इसमें। तो अच्छा मिर्ज़ा इसमें साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माउंट बैटन ने जिन्ना साहब को कहा था यानी पार्टीशन से कुछ अरसा पहले
कि आप जो है इंडियन लीडरशिप से या कांग्रेस लीडरशिप से वाटर के इशू पे भी बात करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं उनकी मिन्नत समाजत नहीं कर सकता, चाहे पाकिस्तान जो है वो बैरन हो जाए। इसकी क्या हकीकत है? हाँ, ये हिस्ट्री में ये रेफरेंस मौजूद है, जिसमें ये कहा गया था, माउंटबेटन ने कहा था कि ये भी एक इशू है जिसको सेटल करने की ज़रूरत है। लेकिन साफ ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो कुछ इशू और था, जो कि आप ये कह लें कि टू नेशन थ्योरी के अंडर और अलहदा से स्टेट की बात थी। तो ये इश्यूज उस वक्त जो है वो आप कह लें ओवरलुक कर दिए हमारी लीडरशिप ने, या उसका एहसास नहीं था उस वक्त, या इस तरह की इम्पोर्टेंस जो है उसके ज़हन में नहीं थी, और या ये था कि जी क्योंकि ये भी एक बात होती कि जी कैनाल जो हैं या रिवर्स जो हैं वो इसी तरह से फ़्लो करते रहेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी इंडियंस की तरफ से, तो शायद ये वजह थी। लेकिन ये ज़रूर था कि जब ये कहा गया तो उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन यही था कि आई विल प्रेफर बैरन पाकिस्तान दैन वाटर्ड ऑन द कर्टसी ऑफ हिंदू, कोट एंड कोट। तो ये चीज़ें जो हैं हिस्ट्री में मौजूद हैं कि ऐसा हुआ, शायद उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं थी जो इमीडिएटली आफ्टर 48 वो हमने महसूस किया। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि जी इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी की बहुत ज़्यादा वायलेशंस की हैं, और वो हमें एक डेजर्ट बनाना चाहता है। मजीद निज़ामी साहब जो थे नवाए वक्त के ओनर एडिटर, वो बहुत ये बात किया करते थे। तो क्या इंडिया ने कोई सीरियस वायलेशन की है? क्योंकि एक आध दफ़ा हम गए थे इंटरनेशनल फोरम्स में भी, वर्ल्ड बैंक भी गए थे, तो उन्होंने भी कोई ख़ास हमें रिलीफ नहीं दिया। जी हाँ, वायलेशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी की वो रिपीटेडली होती रही है। उसमें सिर्फ यही नहीं कि वेस्टर्न रिवर जो है हमारे, क्योंकि 6 रिवर्स हैं टोटल ये इस सिस्टम में, इंडस के इंक्लूड करते हुए, तो 3 रिवर जो ईस्टर्न है वो इंडिया ने टोटल डाइवर्ट कर लिए, जो कि अंडर द ट्रीटी उनको दे दिए गए उसके राइट्स, और हम वेस्टर्न रिवर से जो है वो वाटर ट्रांसफ़र करके डाइवर्ट करके ट्रिपल कैनाल सिस्टम के थ्रू हम ईस्टर्न रिवर्स में डालते रहे और सैराब करते रहे। लेकिन जहाँ तक वायलेशन की बात है, वो दो तरह की वायलेशन हुई। एक तो वायलेशन हमारे ईस्टर्न रिवर्स में भी हुई, और वो भी बहुत डैमेजिंग रही और आज भी डैमेजिंग है, बल्कि ये 2 दिन पहले की बात है तब भी डैमेजिंग हुई, जब चिनाब रिवर में उन्होंने पानी छोड़ दिया और रावी में पानी छोड़ दिया, जो कि फ्लड वाटर जो है उसको विदाउट इंफॉर्मेशन या बताए बगैर अगर कर दिया जाए तो वो भी वायलेशन ऑफ ट्रीटी है। इस तरह बहुत सा वो एरिया जो ये जो 3 रिवर्स हैं, इसमें इसके बेड में जो एरिया एग्जिस्ट करता था उससे पहले ट्रीटी से के बाद जो खाली हुआ वो एरिया, वो बहुत ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है, बड़ा क्रॉप प्रोडक्टिव एरिया है, और उसमें डिवेलिंग्स भी हैं, उसमें पॉपुलेशन भी है, सब कुछ है। तो जब अनइंटेंशनली नहीं बल्कि इंटेंशनली और विदाउट इंफॉर्मेशन पानी छोड़ दिया जाता है इन रिवर्स में, जो कि ऑलरेडी बंद किए गए इंडिया की तरफ से, जो हो सकता है सिर्फ फ्लड सीजन में ही किया जाता है, जो भी ज़्यादा पानी है वो आगे बहा दिया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जो हो रहा है थ्रू आउट हो रहा है उस वक्त से। एक तो ये वायलेशन है जो ईस्टर्न रिवर्स पे है, हालांकि राइट सारे इंडिया के हैं, लेकिन दूसरी उसके साथ ये है कि कुछ हद तक वो पॉल्यूटेड वाटर जो है इंडस्ट्रीज़ का और ये वो भी जो उसमें शामिल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है। तो जहाँ तक वेस्टर्न रिवर्स की बात है, तो वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया को सिर्फ 7% ओवरऑल अलाउड है, जिसमें नॉन कंजप्टिव कंजप्टिव यूज़ है, यानी जो ऐसा जहाँ पानी यूज़ नहीं होता, जैसे आप कह लें कि इरिगेशन के लिए है या डोमेस्टिक यूज़ है, जो वॉशिंग के लिए है, सप्लाई वाटर सप्लाई है, या एनिमल्स के लिए है, तो इस किस्म की जो है वो टोटल 7% है ऑल 3 वेस्टर्न रिवर से। उसमें यह है कि कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसमें आप पानी जो है उसको स्टोर कर सकें। उसमें लिमिटेशंस हैं, हर रिवर पे अलग-अलग से लिमिटेशंस हैं, और अगर हम ये देखें कि कितना स्टोर किया जा सकता है, तो इंसिडेंटल स्टोरेज हो सकता है जो 10,000 एकड़ फीट के बराबर हो सकता है सिर्फ फ्लड सीजन में, और जो ही फ्लड रिसीड होता है तो वो पानी जो है वो रिवर्स को दिया जाता है, रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर इंडिया को कोई चीज़ अलाउड है तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे अलाउड है, लेकिन वो रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर में ये है कि वो आप
कोई भी टरबाइन रन ऑफ द रिवर में लगाते हैं पानी को रोकते नहीं है, जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसी में टरबाइन जो है वो लगाई जाती है। और उसमें यह है कि उसका स्पेल जो है वो 300 क्यूबिक फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से हम देखें तो वो यही है कि 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 5-10 मेगावाट तक कोई ना कोई प्लांट ऐसा लग सकता है जो रन ऑफ द रिवर में। लेकिन इंडिया ने बहुत से प्लांट जो हैं और डैम ऐसे बनाए हैं जहाँ पानी की स्टोरेज की गई है, और उस पे आगे जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी के डैम जो हैं वो बनाए गए हैं जिसमें वाटर स्टोर किया गया है। वो सिर्फ चिनाब रिवर पे ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 17 के करीब है, और वो 17 के करीब अगर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, जिस वक्त 4-5 तो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला तो हमने खुद अलाउ कर दिया था सलाल डैम वाला और वो ट्रीटी के बाद 72 में मेरा ख्याल है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बायलैटरल बात हुई शिमला के बाद, तो उसमें एक एग्रीमेंट था कि ठीक है हम आपको ये कंसेशन देते हैं, लेकिन इसके बाद आप वायलेट ना कीजिएगा। बहरहाल वो सलाल का इशू जो है उसमें हमने सारे राइट्स जो हैं चिनाब पे जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे वो सलाल में ही दे दिए थे, लेकिन इंडिया वहाँ स्टॉप नहीं किया। तो इंडिया ने उसके बाद जो है बगलियार डैम जो है बनाया, जिसको हम इंटरनेशनली लेके भी गए, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी लेके गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो हम दूसरा इशू लेके गए, तो लेकिन उसमें हमें कोई साफदार रिलीफ नहीं मिला, इसलिए कि उस वक्त जो लॉज तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जब ये ट्रीटी साइन हुई। यानी इंटरनेशनल लॉ रिवर्स के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से उस हद तक मेच्योर नहीं थे। ये बहुत आगे अगर देखा जाए तो 1997 में आके यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन हुआ है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान उसके मेंबर नहीं है। वो रीज़न डिफरेंट है क्यों मेंबर नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान तो पहले से ट्रीटी है। तो इसकी वायलेशन जो है वो चनाब रिवर पे हुई। जो अब चनाब रिवर की सिचुएशन ये है कि चनाब इज़ द ओनली रिवर विच इज़ एक्चुअली सप्लाइंग होल वाटर टू द पंजाब। 3 ईस्टर्न रिवर्स की जो शॉर्टफॉल है वो ज़्यादातर हम चनाब से पूरी करते हैं, तो इसलिए एक लाइफ लाइन है वो चनाब। तो चनाब रिवर पे इन्होंने 17 डैम ऑलमोस्ट प्लान्ड हैं, जिसमें से 5 बन चुके हैं। और अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 डेज का वाटर, कंप्लीट वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दोज डैम। और ये इतनी बड़ी जो है आप ये कह लें कि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसकी, कि पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर जो ज़रूरी है, यहाँ कहा जाता है कि देखें जी डिस्ट्रॉय करने के लिए वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर उसको इंटरम जो है वो टाइमली किया जाए, और उस टाइम पे किया जाए जब फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत नहीं होती छोड़ दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत ही डेंजरस है। और वॉर में भी बहुत उसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है कि रिवर जो है उनको क्रॉस करना मुश्किल होता है जब पानी छोड़ दिया, या कैनाल्स को क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो ये इम्पोर्टेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो चिनाब रिवर की बात है। इसी तरह अगर हम देखें जेलम पे, तो जेलम पे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो डैम जो है पहले से बहुत अरसा से स्टार्ट हुआ, वुलर बराज बराज के नाम से, जो नेचुरल एक झील है लेकिन उसको डेवलप करके और बढ़ाया जा रहा है। और उसमें रिवर मेन पे वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई। ये 84 में इशू जो है वो हमारे सामने आया, हाल दो उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया हुआ था, तो वो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बाद में कोई पब्लिश हुआ, कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें आप ये कह लें कि टेंडर दिया, उससे पता चला कि ये कुछ बना रहे हैं। तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमने इस पर हुए इंक्वायरी की, और फिर उस पर निगोशिएशन भी हुई, बहुत से राउंड हुए निगोशिएशन के, लेकिन वो अपनी जगह पे वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया उरी के मुकाम पे। और ये जो है वुलर बराज पे भी उरी डाउन, उरी 1 और उरी 2, वहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाए हुए हैं, जो कि सिर्फ रन ऑफ द रिवर नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी पे है। फिर यही नहीं किया, उसके बाद जो है आपने देखा होगा नीलम जेलम जो है वो इशू जो उसके साथ लिंक अप हुआ। तो नीलम जेलम पे इन्होंने स्टार्ट में जो है उससे अपनी सरहद के अंदर वहाँ से पानी जो है डाइवर्ट करके वो 22 किलोमीटर की एक टनल है जो बनाई गई, और वो डाइवर्ट करके वुलर लेक में जो है उस पानी को लाया गया, और उसके माउथ पे भी वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाए गए, और फिर वुलर में भी वो पानी लाया गया। तो ये बहुत बड़ी वायलेशन थी, क्योंकि पानी को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, डाइवर्ट करके किसी और रिवर में या उसी रिवर में नहीं डाल सकते, और फिर इस तरह से भी नहीं हो सकता कि कोई टनल कंस्ट्रक्शन हो और ये हो, ट्रिटी में ऐसी कोई मौजूद नहीं है।
तो ये सारी की सारी वायलेशन थी, जिससे हमारे अपने जो नीलम झेलम जो है उसमें बहुत कैपेसिटी में फ़र्क पड़ा। सिर्फ कैपेसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वही नहीं, जो हमने बाद में लगाया 969 मेगावाट का, जो इस वक्त बंद है। उसकी वजह है वहाँ पे कुछ इसी सेशन में कोई क्रैक्स आ गए हैं किसी एक आध उसकी टनल में, जिसमें प्रॉब्लम हुआ और उसको बंद किया गया। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि पानी जो है डाइवर्ट कर लिया गया, तो जो नीलम वैली है सारी, और उसमें सारे के सारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ है, वाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो उन एरिया में जो है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो कंट्रीब्यूट आगे झेलम रिवर मेन को करता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके गए, लेकिन उसमें भी जो है वो डिज़ाइन के हवाले से बात की गई, और न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी अगर आप जाएँ तो वो भी टेक्निकली देखता है कि जी किस हद तक ये साउंड है और बेनिफिशियल है दोनों तरफ। और अगर हम उसके पास ले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहाँ साफ ज़ाहिर है बहुत सी और चीज़ें देनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत से नए इशू जो हैं वो मर्ज हुए। ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट का इशू था वो बहुत मेजर था, क्योंकि जब ये टीटी साइन की गई थी तो उसमें कोई ख्याल नहीं रखा गया था इस बात का, तो उस वक्त तो ये हमें अवेयरनेस ही नहीं थी पूरी वर्ल्ड को इन्वायरमेंट के हवाले से। लेकिन अब आके वो जो मैं भी रेफर कर रहा था कि 1996 में जो है 7 में यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन हुआ, उसमें एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात की गई कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए, जिस किस्म की भी डेवलपमेंट जो है वो रिवर्स पे हो, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये इशू जो है ये रेज हुआ, और इंडिया इसका कोई खातर खा जवाब नहीं दे सका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी। अच्छा इस मिर्जा साहब, हवाले से हमें कुछ अगर जी ये बताइएगा कि कितनी बिजली अभी इंडिया पैदा कर रहा है और कितना उनका है इरादा मजीद पैदा करने का वंस दीज डैम्स आर कंप्लीटेड। उसमें ये 17 जो डैम है उसमें कुछ डैम तो वो हैं जो थोड़ी कैपेसिटी के हैं, कुछ डैम जो है वो 1000 मेगावाट से अबव हैं, कुछ 2000 के करीब हैं। तो ये मिला जुला के आप ये अगर कह लें तो 17 जो डैम है उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई वैसे एग्जैक्ट फिगर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि वो कह लें कि आप 300 मेगावाट तक 400 मेगावाट तक जो है वो बिजली इससे प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये जो बिजली है यहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, जो क्या ये इंडिया के बाकी हिस्सों में जा रही है या जम्मू एंड कश्मीर जो है उसी में खर्च होती है? ये बाकी हिस्सों में भी जा रही है, इसलिए वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। कश्मीरी इस पे भी वायवला करते हैं कि जी बिजली तो हमको दी नहीं जाती, हमारी अपनी बिजली है, यहाँ से प्रोड्यूस करके उधर जा रही है। जैसे पाकिस्तान के साथ भी इशू है कि आपका मंगला डैम जो है, मंगला कश्मीर के एरिया में है, उसकी आप ये कह लें कि आउटफॉल जो आके सिर्फ पाकिस्तान में आती है, बाकी सारा कश्मीर में है पूरी। ये भी है कि जी कश्मीर को जो है बिजली पूरी नहीं दी जाती। तो ये इशू दोनों तरफ है, वहाँ भी ऐसा ही है कि बिजली ये नहीं है कि वो कश्मीरियों को दी जाती है। तो इंडिया जो है उसको अपने जो उनका नेशनल ग्रिड है उसमें शामिल करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, हमारे जो कमिश्नर थे वाटर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कमिश्नर बनाए गए जमात अली जी, शाह, जमात उन्होंने तो अली कहा था ना कि कोई इंडिया ने कोई खास वायलेशन नहीं की, और उनके बाद शायद उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था, बड़ा उनके खिलाफ फिर एक रिएक्शन आया था। वो क्या सिलसिला था? जी हाँ, उन्होंने ये कह दिया था कि जी वो डैम जो है वो तो उनको अलाउड है, लेकिन उसकी तो ये है कि ना स्पेसिफिकेशन जो है उस हवाले से हमें नेगोशिएट करना चाहिए, और ये अपना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। इंडिया को डैम बनाना या कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाना और वाटर को स्टोर करना इन रिवर्स पे अलाउड नहीं है। जो हम्म अलाउड है वो टीटी में लिखा हुआ है, और वो हम्म इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमें डैमेज कर सके। हम्म लेकिन इंडिया ने सारों पे, बल्कि मैंने आपको जेलम की बात बताई, इंडस पे भी इटसेल्फ इंडिया जो है वो उसने कोशिश की, बल्कि कोशिश कर रहा है और डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, वाटर को वहाँ स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये साफ ज़ाहिर है। एक बात तो ये भी है कि यस, वाटर जो है वो अगर उसकी कोई डेवलपमेंट हो सकती है तो वो उसी एरिया में हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो ग्रेडियंट है अपना अर्थ का जो स्लोप है, वाटरफॉल जो है वो ऑलमोस्ट 30 फीट जो है वो है पर किलोमीटर। और अगर हम ये देखें कि इन्हीं रिवर्स की जब अपने ये रिम स्टेशन पे पहुंचते हैं, जैसे हम कहते हैं बंगला, त्रिपेला और मराला, और उसमें वहाँ पहुंचते हैं तो उसके बाद इनकी जो
स्लोप है या इनकी फॉल है वो हार्डली 9 इंच पर किलोमीटर है। टिल कराची ये फॉल करते हैं उसमें सी में। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज की वो तो सारी की सारी इसी एरिया में हो सकती है जो कि कश्मीर का एरिया है, और उसमें मोर देन 2/3 जो है वो इंडिया के पास है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल में या मेरे थीसिस के हवाले से ये वाटर का इशू बहुत मेजर है। बाकी तो हैं ही उसकी डायमेंशंस, लेकिन जो वाटर की डायमेंशन है वो बहुत मेजर है, क्योंकि इंडिया ने इंटेंशनली जो पार्टीशन में हेडवर्क्स लिए वो भी उनकी इंटेंशन थी कि और मांग के लिए और डिमांड करके लिए ब्रिटिश से, और अंदर खाते में लिए कि ये जब तक ये नहीं देंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पार्टीशन लाइन को। और मधेपुर और फिरोजपुर के हेडवर्क्स उनको दिए गए जहाँ से उन्होंने पानी बंद किया और 48 में ये इशू बना। उसके बाद भी मधेपुर ही जो वो एक रोड लिंक था कश्मीर के साथ, और उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने अपने ट्रूप्स जो हैं वहाँ पे वो ले जाते हैं, और कश्मीर के अंदर जो भी उसके बाद 48 में वार हुई और 65 में हुई वो सारे के सारा उसके थ्रू हुआ। इसके अलावा जो है जो पानी का अदर इशू है वो ये है कि हमने ट्रीटी के अंडर तो ये बात उनसे मनवा ली, इंटरनेशनल कम्युनिटी दरमियान में थी कि ठीक है 3 रिवर इनको दे दें और 3 जो है वो पाकिस्तान को दे दें, और इस तरह से डाइवर्ट हो सकता है क्योंकि जियोग्राफी जो है वो उसको हेल्प करती है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट तो नहीं की गई, उसका तो ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन ये बिल्कुल आप ये कह लें कि एक ऐसा अगेंस्ट द नेचुरल जियोग्राफी एक ऑपरेशन था अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द अर्थ कि इसके बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल डिसास्टर वो पाकिस्तान में हुए। आपको पता है कि हमारे 5 साल मंसूबे जो हैं इसमें सैलिनिटी के वो एंड वाटर लॉगिंग कंट्रोल के जो हैं जिसे कहते हैं वो 1 2 3 4 बार के हुए 25 साल पे चलता रहा, उसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और हमारे जो है वो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि उसमें वाटर लॉगिंग भी है और वाटर सैलिनिटी भी है, और अपनी जो है आपकी अच्छी क्रॉप जो है वो साफ ज़रूर से इफेक्ट होती है और फर्टिलिटी इफेक्ट हो रही है आपकी। तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुए हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे उस वक्त जो है वो साफ ज़रूर नहीं देखी गई थी, तो ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा मिर्जा साहब, इंडिया ने 65 की और 71 की जंग और उसके बाद भी इसको बंद नहीं किया इस वाटर फ्लो को, लेकिन अब वहाँ पे कुछ ऐसी डिमांड्स आई हैं पिछले 8-10 साल में 15 साल में कि हमें इस ट्रीटी को कैंसिल कर देना चाहिए। तो क्या इंडिया जो है अगर कैंसिल करता है तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या इसके असरात होंगे और क्या इंटरनेशनल रिएक्शन क्या हो सकता है उसका? बात यह है कि ये ट्रीटी जो है उसमें गारंटी भी मौजूद है जो कि वर्ल्ड बैंक की गारंटी है। इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। इस ट्रीटी में एक शिक मौजूद है आर्टिकल कि अगर इसको रीथिंक करें या रीनिगोशिएट करें तो इसको एक और ट्रीटी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, यानी फिर से निगोशिएशन हो और इंडिया पाकिस्तान एक पे एग्री करें और ट्रीटी साइन करें और उस ट्रीटी से इस ट्रीटी को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई सिंगल पार्टी इसको एब्रोगेट नहीं कर सकती। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि इंडिया पहले उसके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर इतना मौजूद नहीं था कि वो पाकिस्तान को इतने ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कि रिसोर्सेज भी नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। अब उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट है, इसलिए पहले ऐसा मसला नहीं था। और ये पानी आप जब कह रहे हैं कि जी जंगें भी हुई और उसमें भी बंद नहीं किया गया, तो पानी का बंद करना तो इट्स सेल्फ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है। लिहाजा दूसरी जंगें आपकी फिजिकल होती रही हैं लेकिन पानी को बंद नहीं किया गया। सिर्फ पानी बंद कर देना ही डेक्लेरेशन वॉर है इंडिया पाकिस्तान की, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का इशू है। तो इसलिए पानी को बंद नहीं किया गया क्योंकि ट्रीटी के अंदर जो है वो डेफिनेटली वाटर का प्रॉपर फ्लो जो है वो एक तरह से गारंटीड है। लेकिन चूंकि डैम्स और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर बना के और उस पे बहुत सी आप कहते हैं कि नेगोशिएशन भी हो सकती है, उसमें गिव एंड टेक भी हो सकता है, जो हो रहा है और होता आया है सलाल डैम से लेके ऑनवर्ड। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसमें पर रोल प्ले कर रही है।
लिहाजा वो आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, जो अब बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि अच्छा मिर्जा साहब, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी साइड पे कोई वाटर स्टोरेज की ऐसी कोई सलाहियत पैदा करने की कोशिश नहीं की कि जब फ्लड आ जाए तो उसमें आप स्टोर कर लें और जब ज़रूरत हो तो आप वहाँ से पानी निकाल सकें। तो इस बात में कितना वजन है? जी हाँ, क्योंकि कश्मीर का इशू यही था कि इधर फुल कश्मीर विल गो विद इंडिया और विद पाकिस्तान, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन तो यही है ना कि प्लेबिसाइट होगा। तो ये ट्रीटी जो है ये डे टू डे लाइफ एंड डेथ का इशू है, उसको तो उन्होंने सेटल कर लिया, लेकिन बाकी इशू उसी तरह से चलते रहे। तो इसलिए पाकिस्तान ने अपनी साइड पे भी डेवलप नहीं किया कि कल जो है उसका क्या होता है, कोई भी यानी डिसीजन क्या होता है, कि अगर प्लेबिसाइट होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज भी शायद पाकिस्तान के पास उस वक्त इतने मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त नहीं किया गया। लेकिन ये आप ये देखें कि जब हम ये हमारा अमृतसर में डायलॉग जो है वो एंड हुआ, जिसमें जनरल मुशर्रफ मौजूद थे, तो जब वह रिफ्यूज़ल होगी उसकी इमीडिएटली, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक सोल्यूशन तो कश्मीर का देना चाह रहे थे, जो कि एग्रीड भी हो गया था लेकिन फाइनल नहीं हो सका। उसके इमीडिएटली आफ्टर जो है जनरल मुशर्रफ ने आते ही पाकिस्तान में सारे डैम जो है ये अनाउंस कर दिए, जो आजकल जिन पे कुछ 10 डैम जो है वो ये इस गवर्नमेंट ने, आप कह लें पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जिन पे काम शुरू किया हुआ है, और उसमें 1 साल बाद एक डैम पहला तो ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो साफ ज़ाहिर है पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम उन्होंने, इंडिया ने चूँकि लद्दाख और वो सारा एरिया ऑलरेडी सम कर लिया है, और कश्मीर पे भी आपको पता है कि जो उसका स्टेटस है वो भी ख़त्म कर दिया है 19 ये 2019 से 5 अगस्त को जो एक्शन हुआ, तो उस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने जो है चेंजेस की, तो उस हवाले से देखा जाए तो ऑलरेडी उन्होंने तो कब्जा ही कर लिया है और अकोपाई कर लिया है। तो अब साफ ज़ाहिर है इस साइड पे भी जो एरिया जितने भी हमारे पास हैं और जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ डैम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और अब कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं की गई, काला बैग क्यों नहीं बना, ये भी इशू जो है वो इंडिया के साथ लिंक है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसको रोकने के लिए, इंटरनेशनल लॉबिंग भी की है, और यहाँ पे भी जो है उन्होंने पॉलिटिकली भी वो गिमिक में शामिल थे इंटरनल अफेयर में हमारे, और उसको पॉलिटिकली नहीं बनने दिया, हालांकि वो 100% बेनिफिशियल डैम था जो आज तक नहीं बन सका। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी मेजर रोल इंडिया का है कि वो हम पाकिस्तान भी अपने एरिया में डैम नहीं बना सका। अब भी अगर बन रहे हो तो वो सी पैक और उसके हवाले से उसको चैलेंज किया जा रहा है कि जी ये देखें चाइना भी नहीं बना सकता और ये नहीं कर सकता, तो ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है। अच्छा मिर्जा साहब, आप अमृतसर की बात कर रहे हैं, कहीं आगरा से तो नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसको? मुशर्रफ हाँ साहब सॉरी आगरा गए सॉरी, थे ना? आगरा आगरा सॉरी, हाँ। यस यस करेक्टेड, आगरा, ओके। आगरा से बैठते जी जी। अच्छा जी। ये बताइएगा कि ये इशू जो है वाटर का इशू, ये कश्मीर इशू के साथ इंटरलिंक्ड है। तो कश्मीर इशू पे अगर पाकिस्तानी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो क्या क्या नतीजा निकलेगा उसका? क्या हमने कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है कि हमें जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ उसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अगर वाटर इशू था तो वाटर इशू को तो आप सेपरेटली भी आप डील कर सकते हैं, और जब आप इस इशू को रिजॉल्व करने पे तैयार हो जाएं तो इंडिया विल बी मोर जेनरस कि ठीक है वाटर में हम मजीद आपको कंसेशन दे देते हैं अगर आप इस मसले को ख़त्म करें। एम बी नकवी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये लिखा था कि 65 की जंग हमने करके देख ली कश्मीर हासिल करने के लिए, वो जब हमें नहीं मिला तो हमें फिर ये समझ लेना चाहिए था कि इनफ इज इनफ एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो ये कहती कि भाई बस काफी हो गया, तो उसकी वजह से हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बात ये है एक्चुअली कि जो कश्मीर का इशू है मेनली जो इंडिया की उस पर इंटेंशन थी वो यही वाटर रिसोर्सेज थी, उसमें हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंस उनकी अपनी बुक से, मेथोलॉजी से, उनकी पॉलिटिकल थॉट से दिए जा सकते हैं। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक पहला जो मैंने आपको रेफ़र किया कि वो पार्टीशन ऑफ पंजाब में रूट काज थे जो कि रखे गए और डेलिबरेटली रखवाए गए इंडिया की तरफ से। उसके बाद जो 48 की वॉर है अगर मैं उसको देखूं तो उसमें भी
रिवर के अलोंग जो है रिवर कैप्चर्स की वॉर थी वो, उसमें कोई भी दोनों तरह की आर्मी आपस में नहीं लड़ी। इन्होंने जहाँ जहाँ वो कंसोलिडेट कर सकते थे उस एरिया को कंसोलिडेट किया, क्योंकि इंडिया उस वक्त भी सलाला, आप जो कह लें उसको भी कैप्चर कर, सलाला मैं कह रहा हूँ ये अपना चनाब पे जो हमारे तरफ हेड वर्क्स है वहाँ तक आना चाह रहा था, कैप्चर करना चाह रहा था। अगर वो भी कर लेता, चनाब को कंट्रोल कर लेता, तो फिर पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थी उस वक्त। तो बहरहाल ये बात सही है, 48 की वॉर ख़ास तौर पे जो है वो इन रिसोर्सेज पे हुई, और इंडिया बहुत पहले से ये प्लान कर रहा था। पार्टीशन में भी ये था और उसके बाद थ्रू आउट ये प्लान करता रहा कि किस तरह से ये करना, और 48 में उन्होंने ये चढ़ दौड़े और ये काम किया। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये जो रेफर किया कि जी उसके बाद साफ ज़ाहिर 65 की वॉर हुई, जो 48 का रेवेंज भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने अपने आप को डेवलप किया मिलिटरली और ये करने की कोशिश की। तो 65 में डेफिनेटली एक आप कह लें कि ड्रॉन मैच था दोनों तरफ से, और आप ये कहें कि जी उससे हम ले नहीं सके, और उसके बाद हमें ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि अगर वाटर का इशू ही था तो हम उसको और तरह से सॉल्व करते। तो देखिए 60 में हम वाटर का इशू तो हमने सॉल्व कर लिया था। अब ये सिर्फ वाटर का इशू सिर्फ नहीं है, ये भी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें आइडियोलॉजी का इशू भी है, इसमें जो है वो आइडेंटिटी का इशू भी है, और ये ह्यूमन राइट्स का इशू भी है। ये सारी डायमेंशन इश्यूज की जो है वो मौजूद हैं, और यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी मौजूद है, उनके रेजोल्यूशन में भी मौजूद है। लिहाजा सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये पानी का इशू है, लेकिन ये ज़रूर है कि पानी का इशू बहुत मेजर है, और वो जो है वो लाइफ लाइन है जिस पे हमने सेटलमेंट भी की। तो लिहाजा मैंने इसमें जो है अपने थीसिस में यही बात की कि जब जो एनमिटी स्टेट है, जो आप ये कह लें कि प्रोलॉन्ग किस्म की एनमिटी जिनके दरमियान मौजूद होती है, वो स्टेट भी जब ऐसे इशू आ जाते हैं जो उनके डे टू डे और लाइफ के इशू होते हैं, लाइफ एंड डेथ के इशू होते हैं, तो वहाँ पे वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं। जब वो हर्टिंग स्टेलमेट पे पहुंचे, यानी दोनों को वो चीज़ें डैमेज कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो, और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यही हुआ कि म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट जो है इस पे पहुंच गया था इंडिया और पाकिस्तान, कब 48 में ही पहुंच गया था। तो इसके अच्छा बाद फिर इस पर निगोशिएशन सारी हुई और उसको सेटल किया गया। तो जी। ये बात है कि वाटर का इशू अगर हम अगर ट्रीटी जो है उसको वायलेट ना हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी इशू डेफिनेटली दूसरी डायमेंशन हैं जिनको उन डायमेंशन के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन वाटर के इशू को बिल्कुल सेपरेट करते हुए आप कोई भी पार्टीशन लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि उसमें वाटर का इशू इज़ द मेजर इशू। यही बात है कि 1960 में भी जो चुनाव फार्मूला है उसकी रूट्स भी वहाँ से मिलती हैं, जो अभी भी वैलिड है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने बात की 48 की जंग की, ये तो 47 अक्टूबर में शुरू हो गई थी। और जैसा कि कल मेरी आपसे बात हो रही थी, लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच हैं जो नवाए वक्त में लिखते हैं, और उन्होंने 2013 में ये लिखा था कि जो ट्राइबल इन्वेजन था कश्मीर का, उसने सबसे अहम रोल अदा किया कश्मीर की इंडिया से एक्सेशन करवाने में। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, इसके बाद भी हमने उनकी सप्लाईज रोक दी। यानी उस वक्त जबकि हमें कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। और उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने अपने एमिसरीज भेजे, हमारी सीनियर लीडरशिप में से कोई तैयार नहीं था उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद भी मिर्जा साहब नवंबर में, 1 नवंबर को माउंट बैटन आया लाहौर, और उसने कहा पाकिस्तान को कि हम तीनों स्टेट्स में प्लेबिसिट करवा देते हैं, कश्मीर में, जूनागढ़ में, हैदराबाद, दक्कन में। जिन्ना साहब ने रिफ्यूज कर दिया। सरदार शौकत हयात जो एक यंग लीडर थे उस वक्त तहरीक पाकिस्तान के, बाद में वो पंजाब के मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंडिया से जब ये ऑफर आई सरदार पटेल की तरफ से कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें, तो वो कहते हैं मैंने लियाकत अली खान से कहा कि सर ये अच्छी ऑफर है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लियाकत अली खान का जवाब था कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? तो ये सर वो हिस्ट्री है जो हमें नहीं बताई जाती, और कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और उनको हकायक नहीं बताए जाते। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये हिस्ट्री में इस किस्म की चीज़ें जो हैं और ये
काफ़ी उस पर एविडेंस भी मौजूद है कैसा हुआ। बात यही है कि उस वक्त शायद रियलाइज़ नहीं की गई थी इसकी इम्पोर्टेंस कश्मीर की, जो आप कह लें कि जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। और उस जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस में जो उसकी आप कह लें कि उसका वाइटल है और उसके रूट्स में जो मौजूद है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि वाटर है, जो लाइफ लाइन है पूरे पाकिस्तान की। क्योंकि अगर आप मैप पे ही नज़र दौड़ाएं तो आपके सामने आश्कार हो जाता है कि मेल्टिंग ऑफ स्नो और प्रेसिपिटेशन इन द हिमालय और ये कश्मीर का सारा एरिया, उसी से हम जिंदा हैं, इसी पानी से। एग्रेरियन कंट्री है, आपको सारा पता है, 70% जो है ऑलमोस्ट एग्रेरियन कंट्री है पाकिस्तान। और उसमें ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की 23 या 25% के करीब है, लेकिन ये बहुत मेजर है, इसमें कोई शक नहीं है। अनटर्नलेस हम इंडस्ट्रियलाइज होते हैं और दूसरी साइड पे जाते हैं, तो इसको आप जो एक आपकी बेस है पॉपुलेशन की, उसको बिल्कुल इससे आप चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे लिए इशू जो है वो तो लाइफ एंड डेथ का है। 70% पॉपुलेशन आपकी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर के साथ लिंक्ड है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी। इसलिए ये इशू बहुत ज़्यादा उस वक्त शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की गई। जो आप रेफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ एविडेंस मौजूद हैं इसमें कि ये हुआ और वो हुआ। मुझे ये भी याद है कि मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि इवन माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना से भी कहा था कि जी वाटर, ये जो रिवर्स का इशू है पानी का, इसको भी जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जी वो उनका रिएक्शन था मोहम्मद अली जिन्ना का फौरी तौर पे, क्योंकि उस वक्त शायद पॉलिटिकल जो है वो और तरह के टास्क मौजूद थे और टू नेशन थ्योरी के अंदर और अलग स्टेट लेने की ज़रूरत थी, तो इन चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको कहा था कि आई कैन हैव बेटर इन पाकिस्तान दैन वाटर ऑन द कर्ट्सी ऑफ हिंदू, कोट एंड कोट। तो ये चीज़ें भी हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं थी, इसलिए कि वैसे भी वो ऐसा लिंक नहीं है। मुस्लिम जो है वो इस हवाले से कम सोचता है, इस हवाले से, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज यही समझे जाते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है और ये चलते रहेंगे अल्लाह की तरफ से ऑनवर्ड। तो ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि वो बिलीफ के साथ है। लेकिन इंडिया जो है वो, उनका तो थ्रू आउट रहा ही ये है कि जहाँ रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ इसी हवाले से कि 1962 इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसमें कोई प्रोवोकेशन किसी प्रोवोक नहीं किया गया किनकी तरफ से। हिमालय स्टेट जो है, भूटान और साथ कौन सी है, भूटान, तिब्बत। नहीं, उसके साथ जो स्टेट है, हाँ, एक तो मेरे नेपाल है ना। नेपाल। हम्म। नेपाल जो है, नेपाल का इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 50 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो उस वक्त कैप्चर किया 62 कॉन्फ्लिक्ट में, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पे तनकपुर डैम आपने सुना होगा। और वो जो है वो उसमें वो डेवलप करके तो इंडिया ने वहाँ पे वो डैम बनाया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। और वो सारा का सारा नेपाल का एरिया है। कोई प्रवोक नहीं थी, कोई इसी किस्म की बात नहीं थी, लेकिन इंडिया ने उसमें अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसको कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करके डैम बनाया। उसके बाद तो बहरहाल उनके पास नेगोशिएशन हुई और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको शेयर करते हैं। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो रिसोर्सेज कैप्चर करने के हवाले से हर वक्त तैयार रहा है। यही उन्होंने कश्मीर के हवाले से किया, यही पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मिर्जा साहब, आपने टू नेशन थ्योरी की बात की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टू नेशन थ्योरी भी एक सियासी स्लोगन ही था और किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भी उसको सीरियस नहीं लिया। अब देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब वो तैयार थे हिंदुओं के साथ रहने के लिए, बंगाल में भी तैयार थे हिंदुओं के साथ रहने के लिए। जिन्ना साहब ने माउंटबेटन को लिखा कि एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद मुसलमान या हिंदू होता है। इसी तरह एक बंगाली जो है वो पहले बंगाली है, फिर वो हिंदू या मुसलमान है। तो इसलिए ना पंजाब को तकसीम करें ना बंगाल को तकसीम करें। और जो इंडिया में मुसलमान थे उनके लिए भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। एक तरफ तो टू नेशन थ्योरी में आप ये कह रहे हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स इतने डिफरेंट हैं, इतने डिफरेंट हैं कि वो इकट्ठे रह नहीं सकते, और साथ ही आप उसकी कंट्राडिक्शन ये कर रहे हैं कि जी पंजाब में भी वो साथ रहेंगे
बंगाल में भी वो साथ रहेंगे और बाकी जो इंडिया है उसमें भी साथ रहेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ टू नेशन थ्योरी इज दिस? नहीं, बात यह है कि टू नेशन थ्योरी की बात ये थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ मुस्लिम स्टेट बना, तो वो चाहे यूनियन ऑफ इंडिया में ही रहें। इनिशियली तो यही बात थी, लेकिन शायद ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी वहाँ पे, मे बी इंडियंस को भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, लिहाजा एक सेपरेट स्टेट की डिमांड जो है वो फिर इमर्ज हुई और उसमें ये कहा गया कि जो भी एरियाज़, लेकिन उसमें भी यही बात थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो दे दिए जाए। लेकिन ये तो फिर डिवाइड एंड रूल वाली बात है ना, उसमें तो जिन्होंने ये काम करना था उन्होंने अपना काम दिखा दिया, और किस तरह से डिवाइड किया कि अभी तक वो इश्यूज जो हैं अभी तक मौजूद हैं। तो ये हम ये कहें कि ये डिवाइड एंड रूल के हवाले से अभी तक चल रहा है, तो मेरा ख्याल उसमें भी काफ़ी हद तक मटीरियल मौजूद है। लेकिन ये कहना कि जी टू नेशन थ्योरी जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट होगी और ये हो गया, ये भी बात नहीं है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की बेस पे ही जो आपको पाकिस्तान वो इसी बेसिस पे मिला है। और ये बात सच है कि अगर पंजाब में माइग्रेशन हो सकती है पार्टीशन होके, तो कश्मीर में भी हो सकती थी, अगर बंगाल में हो सकती है तो कहीं और भी हो सकती थी। ये आज कहा जा सकता है और पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त के जो हालात थे, और जैसे ही एक अलहदा से स्टेट की डिमांड हो गई उस वक्त, और बल्कि आप ये कह लें कि अलहदा स्टेट शायद ब्रिटिश ने या इंडियन ने बनाई, हमारी तो स्ट्रगल थी टू नेशन थ्योरी के हवाले से कि जी हमें अलहदा दिया जाए, स्टेट जितनी भी हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए कि मुस्लिम की हुकूमत हो और वो हो। लेकिन उसको अमली पे जो जामा है एंड पे जो पहनाया गया, उसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व थे, उसमें इंडियन भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बल्कि इसको सपोर्ट किया कि ठीक है सेपरेट होके तो ये छोटी सी रियासत है, इसका तो हम नान नफका बंद कर देंगे चंद दिनों में। और वो हमने देख लिया कि पहले ही 1-2 साल में उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया, पानी का इशू जो है वो क्रिएट करके और बंद कर दिया। हमारे तो यहाँ फेमाइन पैदा हो गया था, और आपको पता है 51 तक जो है वो आके सिर्फ अमेरिकन ने अपनी गंदम भेजी और उस पर हम आगे सर्वाइव किया। तो ये इश्यूज तो एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने तो यही समझा था कि ये चंद रोज की बात है, कोई बात नहीं, सेपरेट भी हो रहे हैं तो हम दोबारा से इनको इनगल्फ कर लेंगे। तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया अच्छा, उन्होंने। तो ये तो आपने गुजारिश जी। गुजारिश ये है मिर्जा साहब, टू नेशन थ्योरी में ये नहीं था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान बनेंगे। उसमें तो एजी नूरानी जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो यही कहते हैं कि वो अगर ये डिमांड करती मुस्लिम लीग, वो बिल्कुल बेहतर होता। उन्होंने डिमांड ये की कि मुसलमान इतना डिफरेंट होता है हिंदू से, वो उसके साथ रह नहीं सकता। हीरो ऑफ वन इज द विलन ऑफ अनदर। हमारा ये कल्चर और है, हमारी जुबान और है, हर चीज हमारी मुख्तलिफ है। तो सर ये ये टू नेशन थ्योरी है। और सर आपने देखा होगा चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने जो लिखा है, जो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब जब आखिरी दफा दिल्ली से कराची आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आप एक मीटिंग बुलाओ, मुस्लिम लीगी लीडर्स जो अवेलेबल हैं, एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं उनसे। तो उसमें एक साहब थे रिजवानुल्लाह साहब, जो सेक्रेटरी जनरल थे यूपी मुस्लिम लीग के गालबन। तो उन्होंने टेढ़े सवाल शुरू कर दिए कि जना साहब हम तो सबसे आगे आगे थे नारा लगाने वालों में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा? तो खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कि मैंने जना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मेरा ये ख्याल है कि इस गुफ्तगू का वो नतीजा था कि उन्होंने कराची जाते ही जो तकरीर की 11 अगस्त वाली, उसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। जब उन्होंने कहा कि आप सब बराबर हैं, माजी को भूल जाएं, और सबके आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस बराबर हैं, यहां तक कह दिया कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो सर फिर टू नेशन थ्योरी कहां रह गई? क्या आज पाकिस्तान में टू नेशंस हैं या एक नेशन है जो पाकिस्तानी नेशन है? आज इंडिया में एक नेशन है या अब भी वहां के मुसलमान अलहदा नेशन है, हिंदू अलहदा नेशन है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सच्ची बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करते थे, और डेफिनेटली बात ये है कि जो मैंने रेफ़र किया वो आपके अगर रेजोल्यूशन हम देखें पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो उसमें यही बात थी। लेकिन ये जो टू नेशन थ्योरी की बात तो उसके बाद आई, जब जब इंडियंस की तरफ से ये बात नहीं मानी गई, तो उसके बाद ये टू नेशन की थ्योरी के हवाले से बातें इमर्ज हुई कि पाकिस्तान जो है या स्टेट जो है मुस्लिम के लिए वो अलहदा चाहिए।
बातचीत ये दोनों तरफ की बात है, ये हम एक तरफ नहीं कह सकते कि जी इन्होंने नारा शुरू से ये लगा दिया था, शुरू से ये नारा नहीं था, लेकिन ये एंड पे आके कल्मिनेट इसी हवाले से हुआ। तो उसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं इस हवाले से कि जी क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और यहाँ ब्रिटिश यहाँ से मूव करना चाह रहे थे, डिवाइड एंड रूल की बात थी, दोनों जो है आपस में नहीं रह सकते थे, और डेफिनेटली ऐसी बात थी कि नहीं रह सकते, सेपरेट तो रह सकते हैं अपनी अपनी स्टेट्स में, जो कि आप भी रह रहे हैं। मुस्लिम बहुत सी स्टेट्स हैं जो सेपरेट रह रही हैं, लेकिन क्या उनको कटा किया जा सकता है? आपस में भी शायद मुस्लिम नहीं रह सकते, आज हम आप देखें तो उस हवाले से तो आप एक जो है ना वो आप जो कह लें पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जी अच्छा जी टू नेशन थ्योरी तो दफन कर दी और ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त ये चीज़ मौजूद थी। लेकिन स्टेट के हवाले से जब बात की जाती है, एक स्टेट बन जाती है, तो ये तो मुस्लिम स्टेट में भी मौजूद है कि नॉन मुस्लिम जो है और उनके जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके बाकायदा राइट हैं। तो ये बात अगर आप रेफर कर रहे हैं कायदे आज़म की उस स्पीच को, तो मेरा ख्याल है वो एन एक स्टेट्समैन की स्पीच है और ऐसा होना चाहिए था और ऐसा ही है, आज भी अच्छा ऐसा ही है। मिर्जा साहब, जना साहब की जो स्पीच है 23 मार्च 1940 वाली, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहली दफा पार्टीशन की डिमांड की, उस तकरीर का जो लुबे लबाब है वो टू नेशन थ्योरी ही है कि हम इतने डिफरेंट हैं हिंदुओं से कि हम नहीं रह सकते साथ। और सर ये जो फार्मूला है ना कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, वो तो राजा जी जो थे, राजा जी फार्मूला 1944 वाला, उसमें उन्होंने ये मान लिया था कि हम प्लेबिसिट करवा देंगे। 1944 में ये बात हुई कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो अगर अलहदा रहना चाहते हैं तो भले रहें। और सर आशिक हुसैन बटालवी, डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी, जो एक बड़े स्कॉलर थे, मुस्लिम लीग के एक ओहदेदार भी थे, उन्होंने अपनी जो किताब है हमारी कौमी जिद्दोजहद, उसमें सर ये लिखा है कि मैंने गुलाम रसूल मेहर साहब से एक दफा ये पूछा कि यार 1944 में हमें वो सब कुछ मिल रहा था जो हमें 1947 में मिला इतनी कत्लो गारत के बाद, तो हमने 1944 में राजा जी का फार्मूला क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लिया था? वो बात वही है ना कि ये चीज़ें जो है ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन तो हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त भी ऐसे हालात थे। हाँ ये बात कही जा सकती है, आज अगर हम पीछे देखें तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? अगर उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया जाता तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जो है वो मुस्लिम स्टेट बन जाती इंडियन यूनियन के अंडर, ये पॉसिबिलिटी थी। क्योंकि आज भी तो अगर मुस्लिम वहाँ पे रह रहे हो जिस हाल में रह रहे हैं वो उससे डिफरेंट होते अगर ऐसा होता तो बहरहाल ऐसा नहीं हो सका उस वक्त, क्योंकि हालात जो है उसका विरलवेंट जो है वो इस तरह से मूव किया कि उसमें पाकिस्तान जो है वो मार्ज वजूद में आ गया। और मिर्जा साहब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, जिन्ना साहब ने कानपुर में 1941 में 30 मार्च 1941 को एक बयान दिया कि मैं उन 7 करोड़ मुसलमानों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं आज़ाद करवाने के लिए उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं। ये कैसी किस तरह की स्टेटमेंट थी? यानी आपने तहरीक चलाई उन मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो हिस्टोरियोग्राफी है वो ये हमें बताती है कि जी 1937 में कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई उन्होंने बहुत जुल्म सितम ढाए, अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज की मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, और उसकी वजह से हमने फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे, हम नहीं इकट्ठे रह सकते। और जब पाकिस्तान बनाया तो उन लोगों को मजीद आपने वल्नरेबल कर दिया, पहले उनको यूज किया, उनसे नारे लगवाए, और यानी आपको पता है कि अलीगढ़ के स्टूडेंट्स पंजाब में आए थे यहाँ के पंजाबियों को कन्विंस करने के लिए कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। यानी यूपी में इतना इंथुजियाज्म था, पंजाब से ज्यादा इंथुजियाज्म था पाकिस्तान के लिए, पार्टीशन के लिए, और उन्हीं को आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया। अब जब उनसे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपने फुल्ली सपोर्ट किया पार्टीशन की डिमांड को, अब आपका मॉरल राइट नहीं बनता इंडिया पे, तो वो क्या जवाब दें उनको? वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आप ये कहें कि इस्लामिक थॉट और फंडामेंटलिज्म और उस तरह से इमर्ज हुई और फिर हमने टू नेशन थ्योरी के अंडर जो है वो पाकिस्तान हासिल किया, तो ये चीज़ें दूसरी तरफ भी थी। अगर हम इंडियन की हिस्ट्री और इंडिया को स्टडी करें
उसमें भी फंडामेंटलिज्म का आंसर जो है वो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से जो है वो बहुत ज़्यादा मर्ज होकर सामने आ रहा है। और जो आज की सिचुएशन है, अगर हम आज की सिचुएशन में देखते हुए हम ये कहते हैं कि जी नहीं, टू नेशन थ्योरी में इस तरह से हो सकता था और उस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आज हम इंडिया के हवाले से भी ये देख सकते हैं कि वाकई टू नेशन थ्योरी जो थी वो दुरुस्त थी। क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम के साथ वहाँ पे सलूक हो रहा है वो बिल्कुल इसका प्रूफ है, एविडेंस के तौर पे हमारे सामने मौजूद है कि इंडियन की भी यही थॉट थी कि मुस्लिम जो है वो हमारे साथ ना रहे। मिर्जा आज साहब भी वो यही आज चाहते हैं, आज भी वो यही कह रहे हैं कि जी अगर आपने इस्लाम और आप मुस्लिम हैं तो जाए पाकिस्तान चले जाए, छोड़ दें इंडिया को। तो आप देखें सर, ना, ये बातें मिर्जा जो है ना, साहब बात मिर्जा में तो साहब की जा सकती है। नहीं, मिर्जा साहब बात ये है ना कि उन मुसलमानों ने, और हमारे हिस्टोरियंस बड़े फख्र से ये बताते हैं, सफदर महमूद को ले लें, बाकी लोगों को ले लें, वो बड़े फख्र से बताते हैं कि इंडिया के मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली डिमांड की, पार्टीशन की डिमांड की, सपोर्ट की। उनसे अगर फिर उस वक्त कोई कहता है कि भाई आपने सपोर्ट किया उसको, आपने ये कहा कि हम नहीं रह सकते, तो फिर क्या गलत है अगर उनको कोई कहता है कि भाई आप क्यों नहीं चले जाते? बात आपकी दुरुस्त है, वो ये कह सकते हैं और वो कह रहे हैं, क्योंकि वही फंडामेंटलिज्म उस साइड पे भी है, वही फंडामेंटलिज्म इस साइड पे भी थी। लेकिन यहाँ पे वो फंडामेंटलिज्म, अगर आप जो स्पीच को रेफर कर रहे हैं 11 सितंबर वाली, तो वहाँ पे कायदे आजम ने तो उस फंडामेंटलिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि यस, स्टेट में सब बराबर है। तो अगर इंडियन स्टेट वहाँ पे मौजूद है तो वहाँ भी बराबर होने चाहिए। वो अगर आपने आपको सेकुलर कहते हैं तो आज ये इशू नहीं होने चाहिए जो वहाँ पे इशू मौजूद है। तो वहाँ पे मुस्लिम जो रह रहे हैं, जिन्होंने ये मजबूरन रह गए वहाँ पे, या जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे, तो उनके साथ स्टेट को वही सलूक करना चाहिए जो पाकिस्तान की स्टेट में मिनॉरिटीज़ के साथ जो है वो सलूक हो रहा है। यानी कि जो राइट्स उनके मौजूद हैं और जो राइट्स दिए गए हैं, आल तो प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते हैं दोनों तरफ, लेकिन ये स्टेट्स जो है उसमें तो हर तरह के लोग जो है उनको रहने का राइट है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने फरमाया कि फंडामेंटलिज्म इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, तो सर कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें क्या फंडामेंटलिज्म था उस वक्त? जबकि सबसे ज्यादा जो रिलीजियस स्लोगन्स थे वो तो मुस्लिम लीग ने लगाए। यहां तक भी कहा गया कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा। तो सर ये नारे जो थे ये तो मुस्लिम लीग ने लगाए। मेरे मेरे उस पे यूट्यूब पे किसी ने कल परसों लिखा कि जी मुस्लिम लीग क्रिएटेड इस्लामिक पाकिस्तान एंड आरएसएस कुड नॉट क्रिएट हिंदू इंडिया। बात यह है कि ये चीज़ें जो है वो साफ ज़ाहिर है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ें मौजूद हैं। पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। वो अगर हम आज पाकिस्तान में भी देखें तो माशाल्लाह आपस में लड़ते ही हैं और थ्रू आउट लड़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल गिमिक्स जो है वो उस वक्त भी मौजूद थी, ये आज भी मौजूद है और ये हमेशा मौजूद रहेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है जिसको हम आजकल डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो मेरा अच्छा ख्याल है इस नज़र से देखना चाहिए इन चीज़ों को। जी, वो आज, मिर्जा साहब, लेकिन आज आज का जो इंडिया है उसके बारे में जैद हामिद साहब ये फरमाते हैं कि वहां मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, यानी उनकी नस्ल कुशी हो रही है। तो सर सवाल ये है कि पिछले जो है 10 साल में फर्ज कर लें कितने मुसलमान जो हैं वहां मारे गए हैं, और पाकिस्तान में कितने मुसलमान मारे गए हैं पिछले 10 साल में या 20 साल में। और सर ये हमारी जो कंप्लेंट है ना कि वहां पे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, ये बीजेपी के आने से बहुत पहले की है। 1968 में भुट्टो साहब ने कहा था कि ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट मुस्लिम्स, कि यानी उनको, मुसलमानों को खत्म करने की मुहिम जारी है इंडिया में 68 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पे। और आज इमरान खान साहब कहते हैं कि ये नेहरू का इंडिया नहीं है, ये गांधी का इंडिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि गांधी और नेहरू का इंडिया अच्छा था, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत हमारी किताबों में गांधी और नेहरू के खिलाफ पाई जाती है। जिन्ना साहब ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आज इमरान खान कहते हैं कि बीजेपी फाशिस्ट है। तो ये मतलब जो भी वहां पे इक्तदार में आएगा वो फाशिस्ट ही होगा। बात वही है ना, ये देखें, ये बात टाइम के साथ जो है ये पॉलिटिकल स्लोगन जो है ये मौजूद रहे हैं। और आज अगर इमरान खान ये कह रहे हैं तो आज के टाइम के हवाले से ये बिल्कुल दुरुस्त है, और जो उस वक्त कहा जा रहा था उस टाइम पे वो भी दुरुस्त था।
मैं तो ये कहूँगा कि ये असल में पॉलिटिकल चीज़ें मौजूद हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए कि असल में इस्तेसाली मुआशरा जो है उसमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड वर्ल्ड स्टेट में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे अपनी स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज हमने अच्छा। अलहदा पाकिस्तान ले लिया, टू नेशन थ्योरी के अंडर ले लिए, 97% मुस्लिम हैं, इसके बावजूद मुस्लिम आपस में भी लड़ते हैं, पॉलिटिकली भी लड़ रहे हैं, पार्टियां भी लड़ रही हैं, प्रोकियल राइट्स के लिए भी लगे हुए हैं, प्रोवेंशन राइट्स के लिए भी लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, अब जी इनको ये जी तो नहीं मिर्जा कह साहब, सकते। मिर्जा साहब गुजारिश ये है कि इंडिया में तो मुसलमान जो हैं या माइनॉरिटीज वो प्रेसिडेंट के ओहदे तक भी पहुंची हैं, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक भी पहुंची हैं, आर्मी चीफ भी बन जाती हैं, एयर चीफ भी एक मुसलमान रहे हैं, आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, उसका भी हेड एक मुसलमान रहा है। पाकिस्तान में तो हमने लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस करवा दी है कि हमारा आइन कि जी सब बराबर हैं, सारे सिटीजन बराबर हैं। एक हाथ से हमने इक्वालिटी की बात की और दूसरे हाथ से वो इक्वालिटी वापस ले ली कि जी जो रियासत के सीनियर मोस्ट ऑफिसेज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, आइन में लिख दिया कि कोई नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता। वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, जबकि जिन्ना साहब ने अपनी जो सबसे मशहूर तकरीर थी उसमें कहा था कि सब बराबर हैं, सबके राइट्स बराबर हैं, सबकी ऑब्लिगेशंस बराबर हैं। व्हाट हैपेंड टू दैट प्रॉमिस? बात आपकी दुरुस्त है, इस मतलब सिर्फ टॉप लेवल पे ये दो जगह पे ऐसी लेजिस्लेशन की गई है, ये भी पॉलिटिकल है, क्योंकि सर पॉलिटिकली ऐसी। सर पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? और ये तो सर वो दो ओहदे हैं जिनको हमने स्पेसिफाई कर दिया। प्रैक्टिकली तो कोई नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, आईजी पुलिस नहीं बन सकता, गवर्नर नहीं बन सकता। तो ये तो लंबी लिस्ट है। ये तो हमने वो दो ओहदे हैं जो लिख दिए, पूरी दुनिया में हमने अपना इश्तहार लगा दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो आइन में एक तरफ इक्वालिटी प्रॉमिस करता है और दूसरे साथ ही जो है उस इक्वालिटी को निगेट कर देता है। हाँ, ये कंट्राडिक्शन तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम ये चीज़ें जो हैं वो शायद लानी पड़ी। वो पॉलिटिकल जो भी गिमिक्स हुई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में, उसके बाद ये चीज़ें आई, जो भी मेजॉरिटी पार्टी थी उसने ये डिसीजन ले लिया। तो ये असल में ये नहीं है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम जो है वो बिल्कुल ही उसको जो है वो रेलीगेट कर दिया गया है। मैं देख रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस भी बने हैं, जजेस भी बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मौजूद हैं, आर्मी में भी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर्स एंड अबव रैंक मेजर जनरल तक भी लोग पहुंचे हैं। आगे नहीं पहुंच सके तो ये हो सकता है मेरिट पे नहीं पहुंच सकते हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो चीफ नहीं बन सकता और अदर नहीं हो सकता। तो सर ये प्रोसेस के थ्रू बने हुए और बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो क्रिश्चियन है और ठीक ठाक जो है वो सर्विस में ब्रिगेडियर के रैंक तक मौजूद है। अच्छा सर, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं आर्मी है। का जो मोटो है वो तो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। एक नॉन मुस्लिम कैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह कर सकता है? तो वो ठीक है, वो जिहाद अपनी स्टेट के लिए तो करता है ना, इज अ मुस्लिम सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। सर तो जिहाद वो फी जिहाद सबीलिल्लाह, नहीं, जहाज अल्लाह के रास्ते में जिहाद। वो तो एक स्लोगन है, एक्चुअल तो आप स्टेट के लिए लड़ रहे हैं ना। वो मुस्लिम होते हुए आपका एक स्लोगन जरूर हो सकता है, जहां पे आपने कहीं बाहर, नॉट विद इन द स्टेट, मे बी आउटसाइड द स्टेट, किसी और स्टेट में कोई काम करना है, मुस्लिम स्टेट को कहीं प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे ये स्लोगन जो है वो वैलिड है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो बस यही स्लोगन है उनका, जिहाद फी सबिलिल्लाह ही है, वो हर काम जो करते हैं वो जिहाद होता है फी सबिलिल्लाह, ऐसा नहीं होता। स्टेट के लिए करते हैं। और कोई भी और सिटीजन जो है वो चाहे नॉन मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो सिटीजन ऑफ स्टेट है और उतना ही लॉयल है, और वो भी जो है वो स्टेट के लिए जिहाद कर रहा है। अच्छा मिर्जा साहब, आपको याद है कि आतिफ मियां एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तानी बैकग्राउंड का, जी जी। उसको इमरान खान ने अपनी एडवाइजरी काउंसिल में बनाया था। उसके खिलाफ क्या हंगामा हुआ था आपको याद है? और सर इस वक्त कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जो अच्छे ओहदों पे हैं, चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के जो आपने कह दी? मतलब इस वक्त कितने वाइस चांसलर्स हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, कितने हमारे एम्बेसडर्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कितने जो हैं हमारे जो हैं चीफ सेक्रेटरी और फेडरल सेक्रेटरीज मुसलमान हैं? तो भाई ये भी देखें कि कितने परसेंट नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में। सर जब पाकिस्तान बना था अच्छी खासी तादाद थी, कम होती जा रही है। हमारे एक एमएनए ने 2014 में कहा था कि हर साल 5,000 हिंदू इंडिया चले जाते हैं, दे डोंट फील सिक्योर हियर। तो फिर बहुत से मुस्लिम भी दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, दे डोंट फील हियर हियर।
अपनी इकोनॉमी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पूरी वर्ल्ड में जा रहे हैं। सर इकोनॉमी नहीं, ये बात इनसिक्योरिटी। इकोनॉमी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी तो एक इनसिक्योरिटी है ना। तो सर बात ये है नहीं ये बात नहीं है। आप बात ये है ना कि उसको बहुत सी कम परसेंटेज के हवाले से अगर हम ये देखें कि उस परसेंटेज से जो है नॉन मुस्लिम हमारे मौजूद हैं या नहीं है, मेरा ख्याल उससे ज़्यादा मौजूद है। इवन रिप्रेजेंटेशन में, इवन पार्लियामेंट में उससे ज़्यादा, उस परसेंटेज से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। तो ऐसा तो ना कहें, ये ओवरऑल हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ठीक है वो टॉप पे नहीं पहुंच रहे या अदरवाइज नहीं पहुंच रहे, या हमने लेजिस्लेशन कर दी है जो 1-2 लेवल की बात है, बाकी में ऐसा नहीं है। परसेंटेज ही उनकी अहमदियों के कम। साथ सर अहमदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में? कैन यू से फेयरली कि वो सही उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है? बात ये है कि ये लेजिस्लेशन जो अगर हो चुकी है, जो स्टेट ने एक की है, तो स्टेट के हवाले से डेफिनेटली भी एग्जिस्ट करती है। वो नॉन मुस्लिम है, और नॉन मुस्लिम के साथ जो है वो जो कन्वर्ट एक तरह से हो, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और एक्चुअली वो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए तो हालात ज़रा डिफरेंट है ना। जो अदरवाइज नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन और बाकी है, तो उनके लिए हालात डिफरेंट है। और ये तो होगा, इसलिए कि ये तो फैक्शन की बात है, इसलिए तो शिया सुन्नी भी आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम क्या कहें कि जी वो क्या कर रहे हैं, ये सर भी फिर एक फैक्शन। शिया को सर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया गया। एक मैं अहमदी तो सर अपने वेडिंग कार्ड पे सर अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दे तो उसको 2 साल की सजा हो सकती है। अभी कुर्बानी कर रहे थे कुछ अहमदी घरों में, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो गए सर। ये बात दुरुस्त है आपकी कि स्टेट हमारी जो है वो साफ ज़ाहिर है इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया उसको, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो लॉज भी उसी हवाले से बनाए गए हैं और उसी हवाले से एग्जिस्ट करते हैं, उसी हवाले से ट्रीटमेंट हो रही है। हम इसको और किस तरह से वो हम जस्टिफाई करें? हम कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जी ये सेकुलर टोटल स्टेट है, तो डिक्लेयर सेकुलर स्टेट नहीं है। जो डिक्लेयर सेकुलर स्टेट है वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। तो सर अगर आप स्टेट को इस्लामिक डिक्लेयर कर दें तो आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि आप जिसके खिलाफ जो चाहें डिस्क्रिमिनेशन करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब फिर इस्लामिक स्टेट है तो फिर ये बात इस्लामिक स्टेट है। सर इस्लामिक स्टेट के बारे में हमारे उलमा का ये मौकफ है। एक कराची का मदरसा है बनौरी टाउन, उन्होंने ये लिखा है कि इस्लामिक स्टेट में एक मुंशी भी नहीं रखा जा सकता, एक अकाउंटेंट नहीं रखा जा सकता नॉन मुस्लिम, या तो फिर पूरी तरह इस्लामिक बन जाए ना सर, कह वो दें कि भाई। इस तरह के फतवे जो हैं वो तो बहुत से और तरह के भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इक्का दुक्का इस किस्म के रेफरेंस आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी को बेस बना के ये बात करें, क्योंकि ये सर जब मौलवी तो अपने अपने इस्लामिक तौर स्टेट पर। सर प्लीज सुनिए, जब इस्लामिक स्टेट बनाएंगे तो आप उलमा को उससे अलहदा नहीं रख सकते, बिकॉज उलमा आर दी एक्सपर्ट्स इन इस्लाम। फिर किसी सेकुलर बंदे को आप नहीं बनाएंगे अथॉरिटी कि भाई तुम बताओ इस्लामिक स्टेट क्या होती है। और सर मैं आपको अर्ज करूं, मुजद्दद अल फसानी तो एक एस्टैब्लिश स्कॉलर है ना इस्लाम के, जिनको अलामा इकबाल ने भी उनकी तारीफ में नज्म कही है, शेर कहे हैं। वो क्या कहते हैं अपने मकतूबात में, आई थिंक कि वो 161 मकतूब है उनका, वो कहते हैं काफरों के साथ कुत्तों जैसा सलूक करना चाहिए। तो क्या मुजद्दद अल-फसानी को भी इस्लाम की समझ नहीं थी? बात बहरहाल वो बहुत सी चीज़ें इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान को भी कहें कि ये इस्लामिक स्टेट है या रिपब्लिक है, और हम कहें कि ये वेलफेयर स्टेट है, तो वो भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है असल में। अगर इस्लाम के हवाले से मुझसे पूछें कि वो कौन सी स्टेट है, वो एक इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ है। वो वीक के ख़िलाफ़ किसी किस्म का इस्तेहसाल इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता। तो उस क्या सर स्टेट में पाकिस्तान में सर इस्तेहसाल हो रहा है कि नहीं गरीब का? हो रहा है, और हर जगह पे हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान कैसे भाई नहीं इस्लामिक नहीं स्टेट नहीं है? नहीं नहीं, बात यह है कि जहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो कि है पूरी वर्ल्ड में इस वक्त है, तो वहाँ इस्लाम कहाँ है? इस्लाम कैपिटलिस्ट सिस्टम की जिद है। इस्लाम अगर कुरान को पढ़ा जाए तो उसमें यही है कि असल में सारे अंबिया क्यों आए? इस इस्तेसाली मुआशरे को चेंज करने के लिए। यहाँ पे कारून थे, यहाँ पे फिरौन थे, यहाँ पे सब कुछ उनके खिलाफ आए। थ्रू आउट यही है। तो यहाँ पे ये वो नहीं है, हमारे पास कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है। हमने नाम ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि आपकी
स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बेसिक नीड्स की। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आपके पहले 24 आर्टिकल वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। तो अब तो सर कैसे, फिर अब आप तो सर कैसे फिर इस्लामिक स्टेट कह सकते हैं? पर सर नाम, फिर नाम की देखिए, बात तो है। आपने ये कहा कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामिक है, तो सर फिर इस्लाम जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही है कि हम उसको यूज कर रहे हैं माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देने के लिए, उनको डिनाई करने के लिए? तो ऐसा ही है, अगर आप अमेरिका को उठा के देख लें तो वहां पे भी जो है रेसिज्म के हवाले से राइट्स हैं उनके, ब्लैक के क्या हाल हो सर रहा है उनका। सर क्या ब्लैक्स जो तो हैं आप, वहां पे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है जिस तरह से हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के खिलाफ है? क्या वहां पे एक ब्लैक जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बना? क्या वो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते? क्या वो अच्छे ओहदों पे नहीं होते? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्लैक नहीं बना? नहीं इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं, बिल्कुल बना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वहां भी मौजूद है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप रूटीन में और पब्लिक में जाके देखें, जो कि मैं वहां रह के आया हूँ 1 साल, मैं एज अ फुल ब्राइट गया हुआ था, तो आई हैव सीन ऑल दैट। ये तो सर इसका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब है, सर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी जायज है, क्योंकि अमेरिका में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जी हाँ, ये स्टेट जो है जिसको जैसे जस्टिफाई करती है वो जायज़ है, वही उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है। आपको पता है, आपने तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हैं। तो सिचुएशन यही है। हम आइडियलिज्म वाली बात कोई नहीं है कहीं भी। जब जो आप, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये बिल्कुल जिद है इस्लाम की। तो सर आपका सारा इस पे तो सर बड़ी लंबी डिबेट होगी बहुत कि लंबी क्या डिबेट हो सकती है। इस्लाम में कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है? जी लेकिन सर क्या स्वीडन में उसी तरह के हालात हैं जैसे पाकिस्तान में हैं, या नॉर्वे में वही हालात हैं, या इवन इंग्लैंड में वही हालात हैं, यूके में वही हालात हैं जी जो हाँ, वो पाकिस्तान में हैं? नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ वो वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई शक सर नहीं। वो मैं कैपिटलिज्म तो वहां भी है ना सर? इसमें कोई शक नहीं है, कैपिटलिज्म है, लेकिन ये सिर्फ रिलेटिव है। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो भी रिलेटिव है, कि आपने कुछ परसेंटेज तक ये कर ली, जब स्टेट स्ट्रांग है तो वो ये कर सकती है। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम वहां भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको इस्लामिक नहीं कह सकता। अगर आप स्वीडन की बात करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट जरूर है, लेकिन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो सर इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का तो स्वीडन में सवाल ही पैदा नहीं होता। साफ है, अगर कोई मैंने नहीं वेलफेयर कहा। स्टेट हो सकती है तो इस्लामिक होगी ना वो। ईरान जो है, नहीं नहीं, ऐसी ईरान में बात, इस्लामिक देखिए इस्लामिक इस्लाम, रेवोल्यूशन आया। इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर उनको अडेयर करते हुए कोई भी स्टेट उस पर अमल करती है, जो कि हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नॉन इस्लामिक स्टेट में भी हो रही हैं जो वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो अपने तौर पे मौजूद है, जो इस्लाम में भी मौजूद है। लेकिन जब बात की जाती है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की, तो वहाँ ये पोर्शन की बात नहीं है कि आप सिर्फ वीक को और डाउन ट्रोडर्स को इस तरह से हेल्प कर देते हैं, या उनका आपने गुजारा अनाउंस कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस दे दिया और वो कर दिया। वो उससे बहुत बढ़कर है। वो यहाँ तक बढ़कर है कि आपकी बेसिक नीड से जो भी ज्यादा है वो सारा स्टेट का है। इसलिए कि जो कुछ जमीनों आसमान में है, और रिसोर्सेज बिलोंग टू अल्लाह, नॉट टू पर्सन। इसमें तो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स और ये चीजें हो ही नहीं सकती इस्लाम के हवाले से। तो बहुत सी डिबेट है जो करने वाली है। तो इस्लामिक, अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करें, तो पहले तो हम इस्लामिक हो जाएं, फिर हम वेलफेयर हो जाएं। चले, वेलफेयर स्टेट जो है हमने उठा के देख ली कि वो नॉर्वे और स्वीडन और बाकी जगहों पे है। मैं वहां रह के आया हूँ स्वीडन में, मैंने देखा है, यस वो वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस्लाम कहता है वेलफेयर स्टेट और इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, वो तो बहुत डिफरेंट है। वो उसमें तो मिर्जा साहब मिर्जा साहब आप किस स्कॉलर को आप कोट करेंगे इस सिलसिले में कि जिसने सही इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है? मसलन मौदूदी साहब ने जो इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अनलिमिटेड जो लैंड ओनरशिप है वो आप कर सकते हैं। और इमाम अबू हनीफा ने मजारियत, जिसको इंग्लिश में शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, कि आप जमीन किसी को दे देते हैं जो काश्त करता है, आधा हिस्सा आपको देता है, आधा खुद रखता है। एक स्कॉलर जो है वो कहता है ये हराम है। उन्हीं के शागिर्द जो हैं इमाम अबू हनीफा के, उन्होंने कहा ये जायज है। एक एक स्कॉलर ये कहता है कि मकान का किराया हराम है, आप सिर्फ एक मकान रख सकते हैं जिसमें आप खुद रहें, कोई आप मकान रख के उसको किराए पे नहीं चढ़ा सकते, ये अन इस्लामिक है। तो सर किसका यकीन कीजिए, किसका ना कीजिए? लाए हाँ हैं जी, बद में नाज से यार, खबर अलग जी अलग। जी जी जी, बात यही है कि हमने जो इनिशियली जो चीज़ हमें दी गई थी उसको हमने छोड़ दिया।
और उसके पैरेलल जो चीज़ें बाद में आई सारी की सारी, जब हम स्याह सिता की बात करते हैं, जब अरबा की बात करते हैं, इमामों की बात करते हैं और ये अहादीस की बात करते हैं, ये सारी की सारी 100 साल 100 साल बाद जाके ये लिखी गई। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इंटरप्रिटेशन और जो की गई है वो ऐसी है। आपने स्कॉलर्स का रेफरेंस किया, स्कॉलर्स तो बहुत कुछ कहते हैं। अगर हम इस तरह से उनके पीछे लगने शुरू हो जाएंगे, अगर मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि कुरान के अलावा, कुरान के अलावा जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है इस्लामिक लिटरेचर में, उस सारे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। है? कुरान इज़ द ओरिजिन, और कुरान में जो चीज़ें मौजूद हैं उस पे हमें इत्तफाक भी हो सकता है, सबका हो सकता है, लेकिन उसका उसका तर्जमा डिफरेंट किया गया है, उसकी तशरीह डिफरेंट की गई है, उसकी तफासिर डिफरेंट की गई हैं। आप मौदूदी को देख लें, कुछ बातें उस सही करते हैं, कुछ बातें बिल्कुल उसकी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस तरह तो एग्जिस्ट करता है। हम मौलवियों और इनके पीछे बात नहीं बनेगी। हमें पढ़े लिखों को खुद कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा, और हमें कुरान से जो बात वेरीफाइड है वही है, और वही हमें जोड़ सकती है और इकट्ठा कर सकती है। ये मिर्जा फिरका साहब, वारियत, आपको पता है कि ला दूसरा, तफर्रकू फिद्दीन मौजूद है, और जितने फिरके हैं ये तो आप कह लें कि नॉन मुस्लिम है, वो अपने आप मिर्जा को साहब मुसलमान बात कह ही ये नहीं है, सकते। आपको पता है कि कुछ इसी तरह की अप्रोच जो थी, चाहे उन्होंने इतने रेडिकल अंदाज में बात नहीं की, वो गुलाम अहमद परवेज साहब की थी कि जी कुरान पे इन्हिसार रखो। आपको पता है कि फतवा, सबसे बड़ा फतवा कुफ्र जो है हाँ जी, इस्लामिक उन पे वर्ल्ड का, लगा उनके खिलाफ लगा था 1960s में। बात। वो बात अपनी जगह पे ये है कि अगर हमने यूनाइट होना है तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही है जिस पे हम सारों का इत्तेफाक हो सकता है। अदरवाइज तो बहुत सी किताबें हैं, बहुत से लिटरेचर हैं। अगर सर उन्होंने उन्होंने बात की है, जो आपने जो रेफर किया उनको, तो बात बहुत हद तक उनकी बात सही भी है, लेकिन बहुत सी इंटरप्रिटेशन शायद उन्होंने भी सही नहीं की, इस वजह से फतवा लगा। क्योंकि जब ऑफ शूट में आप पहुंचते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। रूट्स सर पे रहें तो बात सही है। गुजारिश तो ये है सर, कुरान की भी बेशुमार इंटरप्रिटेशंस हैं, यही तो तो मसला हम है। कैसे कैसे इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन सही है, ये गलत है? कौन मैं डिसाइड करेगा? जी, कुरान ही डिसाइड करेगा, सर क्योंकि मैं कह रहा हूं, ना दस ना ना दस ना 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 सर, ना 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 कुरान ना कैसे डिसाइड करेगा? ना ना बिल्कुल कुरान डिसाइड, कुरान में खोल खोल कर चीजों को बयान किया गया है। उसके जो टर्म यूज की गई है उसके अपोजिट कई जगह पे यूज किए गए हैं, और कुरान में ही उसका आंसर मौजूद है। कुरान से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सर इस वक्त हर डिफरेंट चीज का तफसीर मिलती है। सर इस वक्त हमने असल में डिफरेंट छोड़ दिया इंटरप्रिटेशंस है। हैं ना कुरान की। मेरे भाई, हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? मैं तो उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुरान को आप खुद पढ़ें, कुरान से ही उसमें कुरान को समझें, और कुरान से ही कुरान को समझना बिल्कुल आसान और मौजूद है। ये दावा है कुरान का भी, और ये अल्लाह का दावा है कि मैंने खोल खोल कर चीजें बयान कर दी हैं, और इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। क्या इसके इसके मुकाबले में कोई हदीस मिर्जा लाओगे? साहब, मिर्जा साहब आप किसी स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे, वो कहेगा बेशुमार चीजें हैं जो कुरान में नहीं है। मसलन नमाज का तरीका नहीं है कुरान में, तो नमाज तो है ही नहीं। उसके लिए आपको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, मैं सुन्नत वही की तो तरफ बात जाना कर रहा पड़ेगा। हूँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, जो कुरान में नहीं है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सर आपकी कितनी कितनी नमाज, है? बात सुने, नमाज जो है ये तो वर्ड ही नहीं है अरबी का। सर अरबी के बेशुमार वर्ड सलात, नहीं है, देखे लेकिन वो हमारे यहाँ मुस्तअमल है ना। अकीम सलात जो है वो अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह का निज़ाम कायम करना है, वो स्टेट का निज़ाम कायम करना है। ये नमाज नहीं है जो हम आजकल देख रहे हैं। ये तो ठीक सर है, ये तो, इबादत में शामिल है, ये करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं, 5 वक्त करें, वो अपनी जगह पे है। लेकिन यही उसका मतम नज़र नहीं है। उसका मतम नज़र अल्लाह की हुकूमत कायम करना है, वो निज़ाम लाना है जो खुदा ने कुरान में निज़ाम दिया है, जो जिसका बेसिक और मेजर चीज़ जो है वो इक्तिसादी निज़ाम है। वो मुआशरती निज़ाम उतना नहीं है सर जितना इक्तिसादी है। सर हमने तो गुजारिश उसको ये भूल गए। है कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना, इस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं वही और तो सर कह वो रहा हूँ। आपसे, सर मुझ लोग आपसे यही पूछेंगे कि मिर्जा साहब आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है इस्लामिक साइंसेज में, अरबी में कितना इल्म हासिल किया है आपने दीन का?
बात वो वही आपकी है ना। बात को वो आपकी बात को कोई वजन नहीं देंगे सर। मैं तो इसीलिए अपने आप को लिमिट करके वो कहना चाह रहा हूँ कि जो मुझे या आपको कुरान में से डायरेक्ट समझ आ रही है और जो रूट्स हैं कम से कम हम उनको ही सीधा कर लें, हमारी तो वो भी सीधी नहीं है। मुझे ये बताया, मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि आपने कुरान को तर्जमे के साथ कब पढ़ा? मैं कोशिश करता हूं, मैंने पहले भी पढ़ा, लेकिन बात यह है कि मेरी मैं जो इंटरप्रिटेशन है, बात यह है कि नहीं पढ़ा, गुजारिश हमें कोई नहीं पढ़ा रहा ना, हम पढ़ रहे हैं, हम तो दूसरी तरफ लगे हुए हैं अपनी अपने सर। कैरियर बनाने के बाद फिर जाके कोई ख्याल आ जाए तो हम उसको पढ़ लें। मिर्जा हमने साहब, मैं उसको तो अर्ज करूं, चूम चाट के मैंने ताक तो पे सर, रख दिया है। मिर्जा साहब, मैंने अपनी तालीम का आगाज एक मदरसे से किया था, तो आई नो ऑल दीज डिबेट्स। तो सर आखिर में जो है ना, मैं ये कहना चाहूंगा मदरसे ही कि तो हमें मदरसे ही तो हमें ले बैठे हैं हर तरफ। हर एक का सर ये अपना अपना व्यू पॉइंट है ना, वो सर ये देवबंदी है, वो फलाना है फलाना है। बात यह है कि जो अगर हम रूट्स की तरफ जाएं तो फिर वो कुरान ही है हमारे सामने। अगर हम अहादीस में जाएं तो बहुत सी ऐसी हदीस हैं जो कंट्राडिक्ट कर रही हैं कुरान को। अच्छा सर, ये जो बताइए बहुत सी कि चीजें जो हमें जो जो विजन हमें आप दे रहे हैं, जो विजन और तसव्वुर आप दे रहे हैं इस्लाम का, इस पे कितनी देर अमल हुआ और कहां कहां अमल हुआ? क्या आज दुनिया के जो हैं 40-45 मुल्क हैं, मुस्लिम कंट्रीज कह लें, इस्लामिक कंट्रीज कह लें, कहां उस पे अमल हो रहा है? यही तो अलमिया है। बात यह है कि अमल जो हुआ है वो हुजूर पाक ने वो स्टेट बना के आपको बता दी, रियासत मदीना, और उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी, प्रैक्टिकली करके बता दी। अब उसके बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर मुल्कियत ने आके उस पर कितना कर लिया। और कितना अरसा रही सर, कई कितना सिस्टम अरसा रही वो स्टेट? तो ये तो अनफॉर्चुनेट है कि वो जो कितना अरसा रही, वो 100 साल रही, 70 साल रही, वो स्टेट रही, लेकिन उसके 70 साल बाद नहीं रही सर, वो तो 30-35 साल भी मुश्किल चली। और आपको पता है कि हजरत अली ने अपना कैपिटल जो था मदीने से कूफा शिफ्ट कर दिया था। जी हाँ, वो बहुत क्यों सी चले चीज़ें। गए सर मदीना से कूफा? इसलिए कि दूसरों का जब मुल्कियत जो जो एंटी इस्लाम फोर्सेस हैं वो गालब आ गए। और मदीना वो में? मदीना में भी गालब आ गए उसके बाद। रियली? आज क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता है मदीना में? सर बहुत सी चीजें हैं जो देखने हमारे की सर हैं। पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि सऊदी अरब जो है वो एक मॉडल इस्लामिक कंट्री है। क्या सऊदी अरब ये समझता है कि मॉडल इस्लामिक कंट्री है? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वो तो खादमुल हरमैन शरीफैन कहते हैं ना अपने तो वो आप को। खादमन है, उसकी इंटरप्रिटेशन और है खादमन। बात ये नहीं है सर, बात ये है कि हमें ज़रा अपनी रूट्स की तरफ जाना होगा। हम ऑफ शूट्स में बहुत दूर दूर निकल गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं और तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हमें आप तवातर से आ रही हैं, जो मिल रही हैं, और उसी को हम आगे परस्यू कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जो मतम नज़र इस्लाम का है, जो अल्लाह का निज़ाम कायम करने का है, वो हम नहीं कर रहे। उसकी ज़रूरत है। इन चीज़ों की ज़रूरत अपनी जगह मौजूद है। आप ये देखें कि जब नमाज का हुक्म दिया गया तो कहा गया कि सलात, अकीमुस्सलात कौन करते हैं? जब उनको हुकूमत मिलती है। अकीमुस्सलात जो है वो हुकूमत के साथ लिंक है। मैं कुरान की आयत रेफर कर सकता हूँ। तो तो सर बात ये है, बात सुने मेरी, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम जो हमारा मौजूद है, ये आप दुनिया में कहीं जाके करते रहे, आपको कोई पूछता है? किसी को इससे तकलीफ है? सर ये अमेरिका को बताइएगा तकलीफ है, आखिर में, सर आखिर में ये अमेरिका को बताइएगा। तकलीफ है, यूरोप को तकलीफ है, आप जो मर्जी, लेकिन अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को चेंज करने की बात करेंगे तो आपके गले को आ जाएंगे। अच्छा सर ये बताइए कि क्या जिन्ना साहब इसी विजन के कायल थे? अगर वो थे तो उन्होंने एक हिंदू को, जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर बना दिया, इस्लामिक किसी स्कॉलर को क्यों नहीं बनाया? अगर परवेज साहब को ही आप एडमायर करते हैं तो परवेज साहब को बना देते लॉ मिनिस्टर। और फिर एक अहमदी को, सर उन्होंने एक अहमदी को अपना वजीर खारजा बना दिया। जी हाँ, ये बातें सारी सही हैं। मैं परवेज को जो है वो एडमायर करने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बातें उनकी भी सही हैं, लेकिन कुछ ऑफ शूट में वो भी गलत साइड पे निकल गए, जिसकी वजह से उन पे पत्ते लगे। तो सर एक दो स्कॉलर्स ऐसे बताइए जिनको हम पढ़ें और जो सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो इस्लाम की। अगर परवेज भी नहीं कर रहे, मौदूदी भी नहीं कर रहे, डॉक्टर असरार भी नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है? कुछ हद तक डॉक्टर असरार ने भी की है, कुछ हद तक मौदूदी ने भी की है, कुछ हद तक जो है वो
परवेज ने भी की है। तो बात यह है कि जो वहाँ से बेहतर चीज़ें हैं और कुरान के मुताबिक चीज़ें हैं उनको पिक करना चाहिए, बाकियों को हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो एक अगर हम स्कॉलर नहीं है, अगर एक हम या एक दो। ही एक ही मतलब है कि स्कूल ऑफ थॉट के पीछे लगेंगे तो प्योर प्रॉब्लमेटिक होगा। जो है इस वक्त मसला ये है कि हमने अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट सारे ही उस पर लगे हुए हैं और उन स्ट्रीम ऑफ थॉट में हम बहुत दूर निकल गए हैं अपने रूट से। तो सर कितने लोग होंगे जो सही रास्ते पे हैं, जो आपके मुताबिक सही लाइन पे चाह रहे हैं तब्दीली लाना? पाकिस्तान में कितने होंगे, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड में कितने होंगे? बात यह है कि हमारी उस तरफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा नहीं है कि कितने होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एग्जिस्ट करती है या ऐसा स्कॉलर एक एग्जिस्ट करता है जो उसको लीड कर रहा है। ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर उस स्पिरिट को देखा जाए जो इस्लाम की है और कुरान की स्पिरिट को देखा जाए तो उसमें यही चीज़ सामने आती है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब कहाँ एग्जिस्ट करता है कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहरहाल क्वेश्चनेबल है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि हम तो और ही मसाइल में पड़े हुए हैं। हम तो सियासी मसाइल ऐसे हैं जिसमें अब दिन रात एक दूसरे को मारने के चक्रों में हैं। हमारे जो है खाने पीने के ये जो हमारे मुआश के निज़ाम है हम उसमें मसाइल हैं, इस्तेसाली मुआशरा है। आप लूट रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लूट के खा गए, सब कुछ कर गए, लेकिन आपने इकट्ठा किया, हमने मुल्क को बचा लिया कि हमने जो है तेल की कीमत ज़्यादा कर दी और हमने आपके बिल में 6,000 का टैक्स लगा दिया। इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती ना मेरे भाई। सर मेरी मेरी तो ये गुजारिश है कि जब भी आप रिलीजन को स्टेट के मामलात में लाएंगे ना, स्टेट विल बिकम एन अरीना फॉर थियोलॉजिकल डिबेट्स, और उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता। हर बंदा अपना नुक्ता नजर दे रहा होता है और वो यही कहता है कि जो मेरी पोजीशन है ना, ये डिवाइन पोजीशन है और उसमें कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये तो ये कहता हूं जी कि जो बानी पाकिस्तान का विजन था, जो 11 अगस्त को उन्होंने दिया, you may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state, ये जो है ना, ये नुक्ता नजर जो है स्टेट को अडॉप्ट करना चाहिए और जी हाँ सिटीजन्स के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए और सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। जी, यही बात मैं टोटली एडहेयर करता हूँ कि ये चले करना चाहिए। यही बात है, अगर ये है ये कुरान से अगेंस्ट नहीं है। सर, बहुत अच्छी बात है। चलें, जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। तो इसी के साथ आपसे और बाकी दोस्तों से मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।